हेलो फ्रेंड्स। आज मैंने जो वीडियोस बनाई हैं एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज के ऊपर। मैंने हर टॉपिक के ऊपर करीब करीब 2 घंटे की वीडियोस बनाई हैं। तो आप उन वीडियोस को रेफर ज़रूर करें। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में अगर आप वीडियोस को रेफर करते हैं तो आपको ग्रेट हेल्प मिलने वाली हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स या वो बारीकी से क्लियर हो जाएंगे। आपको एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मेरे सारी वीडियोस रेफर करने से। मैंने करीब करीब सभी चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स के ऊपर, चाहे वो सब टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, उनके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो आप उनको देखिए, पढ़िए और एक अच्छे एक एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी मेंस ऑप्शनल में आप अच्छे मार्क्स स्कोर करिए, बढ़िया मार्क्स स्कोर करिए। तो आज इस वीडियो में मैंने जितनी भी आपको एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज आपको पढ़ाई हैं, उनको हम अ, एक ब्रीफ वे में उनका हम कंपैरिजन करेंगे सभी थ्योरीज को हम एक क्रिस्प रिवीजन करेंगे आज इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपको तभी समझ आएगी अगर आपने मेरी जो वीडियोस बनाई हुई हैं सब टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट वीडियोस जो मैंने अपलोड की हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आप उन वीडियोस को देखते हो तो उसी के बाद आप इस वीडियो को अगर आप रेफर करते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एनालिटिकल कैपेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, आपको रीजनिंग की कैपेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज को लेके, वो अंडरस्टैंडिंग आपकी डीप होएगी, एनालिटिकल होएगी और डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। तो हम स्टार्ट करते हैं इन एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज को, है ना। तो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज है क्या? थ्योरीज हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट है, एंथ्रोपोलॉजी है, तो एंथ्रोपोलॉजी की एक एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट बना था ये 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में। ठीक है। तो ये अभी इतना पुराना सब्जेक्ट नहीं है, ये रिसेंट सब्जेक्ट है। और एंथ्रोपोलॉजी को आप जानते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक स्टडी है। इसकी शुरुआत जो है काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी शुरुआत पहले इसकी एंशियंट टाइम्स में इसकी शुरुआत हो गई थी। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करने वाले जो शख्स थे उनका नाम है, ग्रीक के फिलोसोफर थे, उनका नाम था हेरोडोटस। तो हेरोडोटस ने, वो ट्रैवलर्स थे, उन्होंने यूरोपियन के कल्चर्स को ऑब्जर्व किया, डिफरेंट कल्चर्स, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया। तो इन्होंने ये कहा कि एंथ्रोपोलॉजी की को डिफाइन किया और कहा कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली एक स्टडी है ऑफ, इज द स्टडी ऑफ मैन इन टोटलिटी। तो हम मैन को पढ़ते हैं। अब मैन को पढ़ने से क्या मतलब है कि हम ह्यूमन बीइंग के, हम मैन काइंड के सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर करते हैं। हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी पढ़ते हैं, हम फिजिकल फीचर्स, बॉडी के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनकी वर्किंग को हम पढ़ते हैं। उसके साथ जो एसोसिएटेड डिसीजेस होती हैं उनको हम पढ़ते हैं, बॉडी को कैसे हम हेल्दी रख सकते हैं, बैलेंस डाइट के ऊपर हम पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो वेरियस डिसऑर्डर्स जो है, जो हम जेनेटिक्स को पढ़ते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं, है ना। बड़ी सारी हेरिडिटरी डिसीज को हम इसमें पढ़ते हैं। तो हम बायोलॉजिकली हम ह्यूमन बीइंग को पढ़ते हैं। हम जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन बीइंग को पढ़ते हैं। ओके। तो हम सिर्फ बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ही नहीं पढ़ते हैं, हम इसके साथ साथ हम ह्यूमन बीइंग की सोशियो कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं, हम जिस सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग रहता है, हम उन सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, हम प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जब उस टाइम पे प्रोमिस्क्यूटी जो था वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था। उसके बाद हम डिफरेंट, हम जैसे जैसे सोसाइटी, जैसे जैसे जो है, जैसे कि आपको मैं शुरुआत करूँ कि जो अर्थ की जो फॉर्मेशन है वो 4.5 बिलियन साल पहले हुई थी। तो अर्थ जो है वो कहाँ से निकला? वो एक पहले एक जो गैसियस गैसियस का ये गोला था। तो फिर धीरे धीरे ये
लिक्विड फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गया और फिर उसके बाद ये सोलिडिफाई हो गया। तो हमें कहाँ देखने पड़ते हैं, हमें इंजीनियरिंग रॉक्स शुरुआत में देखने पड़ते हैं। हमें देखने को इंजीनियरिंग रॉक्स सबसे पहले बने, उसके बाद फिर उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई, रिएक्शंस हुई उसके अंदर, तो फिर वो इंजीनियरिंग रॉक जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में तब्दील हो गए। ओके, तो इंजीनियरिंग रॉक्स, तो हमने देखा कि अर्थ की फॉर्मेशन हुई, फिर उसके बाद अर्थ की फॉर्मेशन हुई। जब फॉर्मेशन हो गई तो सबसे पहले लाइफ जो है वो पानी में शुरुआत हुई। पहले प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनके वो पैदा हुए। उसके बाद फिर यूकैरियोटिक प्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फिर प्रोड्यूस हुए। फिर क्या हुआ टाइम के साथ, फिर रेप्टाइल्स आ गए। हम डायनासोर्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी एक्सटिंक्शन हुई, फिर रेप्टाइल्स आ गए, मैमल्स आ गए, है ना। तो फिर हम जो हमारे क्लोज्ड एंसेस्टर्स हैं, हम एप्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। हम ओरेंगुटन, गिबॉन्स, हम चिंपैंजी, हम ग्रेट हम स्मॉलर एप्स के बारे में पढ़ते हैं, हम बड़े एप्स के बारे में पढ़ते हैं, न्यू वर्ल्ड के एप्स के पढ़ते हैं, नो ओल्ड वर्ल्ड के जो एप्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारे क्लोज एंसेस्टर्स हैं। ये हम सारे के सारे इनको हम डालते हैं एक कैटेगरी में, उनको हम बोलते हैं प्राइमेट। तो ह्यूमन बीइंग जो है ये भी एक प्राइमेट है। तो हम जब हम एवोल्यूशन में, जब हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में हम इन सब जो है हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो हमने लिया है, बोरो किया है जियोलॉजी से, है ना। तो हम पूरे वर्ल्ड को, हम जो हमारा टाइम है उसको हमने एक टाइम स्केल में उसको डिवाइड किया हुआ है ना। अभी आज के टाइम पे अभी जो चल रही है, अब अगर हम बात करें तो इपोज की बात करें तो कौन सी इपोज चल रही है अभी? होलोसीन इपोज चल रही है। अब इससे पहले जो कौन सी इपोज थी, इससे पहले इपोज थी प्लिस्टोसीन इपोज। तो प्लिस्टोसीन इपोज और होलोसीन इपोज जो है, इनको होलोसीन इपोज, प्लिस्टोसीन इपोज जो है, ये दोनों इपोज ये बिलोंग करते हैं क्वाटरनरी पीरियड से। तो दो पीरियड्स आते हैं, टर्शरी पीरियड्स आता है, क्वाटरनरी पीरियड्स आता है। ओके, तो क्वाटरनरी पीरियड्स में दो इपोच आते हैं और जो टर्शरी पीरियड है उसमें हम 5 इपोक्स पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसको भी आपने पढ़ना है। आप जब क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग करेंगे, तो जब आप थ्योरी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जब आप फॉसिल्स को पढ़ते हैं, हम जब हम थ्योरीज को पढ़ते हैं, जब हम प्री हिस्टोरिक कल्चर्स को पढ़ते हैं, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का हम बड़ी बार हम अपने टॉपिक्स में रेफरेंस करते हैं। करीब अप्रॉक्सीमेटली हम हर टॉपिक में इसको रेफरेंस करते हैं। तो हमें टाइम पीरियड का हमें पता होना आवश्यक है, हमें इपोक्स का हमें पता होना आवश्यक है, हमें पीरियड का पता होना आवश्यक है। तो इपोक्स का मैंने बताया कि जो टर्शरी पीरियड था उसमें जो है 5 इपोज थे। प्लिस्टोसिन था, ठीक है, प्लिस्टोसिन इपोज था, पैलियोसिन इपोज था, ठीक है, पैलियोसिन इपोज था, इयोसिन इपोज था, ओलिगोसिन इपोज था, मायोसिन इपोज था, प्लेओसिन इपोज था। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये 5 आ गए, फिर बाद प्लिस्टोसिन आता है, उसके बाद होलोसिन आता है। तो ये इपोज हर पीरियड में, किसी पीरियड में मैमल्स आते हैं, किस पीरियड में रेप्टाइल्स आते हैं, किस पीरियड्स में एप्स आते हैं, किस पीरियड्स में जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो देखते हैं, ऑस्ट्रालोपिथेकस आते हैं, है ना। तो साथ साथ में हम पैरेलली हम क्या पढ़ते हैं, हम जो हमारे प्री हिस्टोरिक कल्चर है ना, जो ब्रीफ आउटलाइन है उसको हम पढ़ते हैं, हम वर्ल्ड के कल्चर को पढ़ते हैं। प्री हिस्टोरिक कल्चर हम वर्ल्ड का भी पढ़ते हैं, प्री हिस्टोरिक कल्चर हम इंडिया का भी पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं पैलोलिथिक एजेस आती हैं, फिर मेसोलिथिक एजेस आती हैं, नियोलिथिक एजेस आती हैं। स्टोन टूल्स को उसने पैदा किया, डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, क्योंकि लाइफ अब जो अडेप्टिव थे, जिनके अंदर कैपेबिलिटी थी अडेप्ट करने की, तो वो अडेप्ट करके उन्होंने स्टोन टूल्स बना लिए, है ना। तो उन्होंने अपना फूड जो है का अरेंजमेंट कर लिया, वो सरवाइव हो गए, और जो सरवाइव नहीं कर पाए वो एक्सटिंक्ट हो गए। जैसे हम बात करते हैं, पैलोलिथिक टाइम पीरियड है, मेसोलिथिक टाइम पीरियड है, फिर नियोलिथिक टाइम पीरियड आता है ना। उसके बाद हमारे पास कॉपर एज आती है, फिर ब्रॉन्ज एज आती है, फिर आयरन एज आती है।
ठीक है। तो ब्रॉन्ज एज में आप हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने अपनी डिटेल में अपनी वीडियोस में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल एक डिटेल्ड वे में मैंने ये सारे टॉपिक्स अपने एंथ्रोपोलॉजिकल वीडियोस में डिस्कस किए हैं। तो ये हम चीज़ें पढ़ते हैं, हम डिफरेंट पीरियड्स में हम जो स्टोन एजेस हैं, पहले हम स्टोन एजेस आई, स्टोन एजेस को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, है ना। ओल्ड स्टोन एज, देन मिडिल स्टोन एज, देन न्यू स्टोन एज। ठीक है। तो पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक को हम इस वे में भी डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये स्टोन कल्चर की बात करता है, क्योंकि स्टोन टूल्स हमें मिले हैं, पुराने टाइम के स्टोन टूल मिले हैं। तो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे रिटन एविडेंसेस देखने को नहीं मिलते थे। उस टाइम के जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो उनको उनको लैंग्वेज नहीं थी उनकी इतनी डेवलप्ड जितनी हमारी है ना। लैंग्वेज बोलते थे वो साइन लैंग्वेज से बात करते थे, इशारों से बात करते थे। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो राइटिंग उस टाइम पे नहीं थी, लैंग्वेज उस टाइम पे नहीं थी। तो हम कैसे उनके कल्चर को हम अंडरस्टैंड करते हैं? तो हम जो आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने देखिए, जो डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, वो हम ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। हम सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है एक ब्रांच, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है एक ब्रांच, एक लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है एक ब्रांच। ठीक है। तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक ब्रांच है। तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या करता है? जो पुराने वो एग्जीबिशन करता है, जहाँ जहाँ साइट्स हैं हमारे एंशियंट टाइम पीरियड की, उन साइट्स की एग्जीबिशन करता है। तो हमें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, तो वो आर्टिफैक्ट्स निकाल उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनकी हम क्या करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं। तो पता लगाते हैं कि ये कितने लाखों साल पुराना है। तो जब पता चलता है, तो ये हम फिर बता पाते हैं कि ये किस पीरियड से ये टूल्स बिलोंग करते होंगे। ठीक है। तो हमने ये एंथ्रोपोलॉजी में हम कल्चर्स की पढ़ते हैं, हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं। उस टाइम पे लैंग्वेज नहीं थी, है ना, उस टाइम पे। तो पहले जो था इंसान, पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो ट्रीज पे रहते थे। ठीक है। ट्रीज पे रहते थे। तो ट्रीज पे रहते रहते फिर वो धीरे धीरे क्या हुए, तो उस टाइम पे वो क्वाड्रूपेडलिज्म पे वो चलते थे, मतलब वो चार टांगों पे वो जो है वो ट्रीज के ऊपर वो चलते थे, और वो वहां पे ही रहते थे, और वहां पे ही वो खाना खाया करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो ट्रीज से नीचे आ गए, अब वो एर्बोरियल, वो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन की तरफ बढ़ गए, क्योंकि उनको जब वो ट्रीज पे जो रह गए, वो आज भी 4 लेग्स पे चलते हैं। जो नीचे आ गए, वो क्यों आ गए? क्योंकि वो शिकार होने से बचने के लिए, वो प्रेडेटर से बचने के लिए वो नीचे आ गए। ठीक है। कोई ना कोई कारण तो रहा होगा कि क्यों नहीं, हर एक अगर आप जो एवोल्यूशन हुई है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, लॉजिक है। तो वो नीचे आए, वो फिर वो नीचे आए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो शुरुआत में वो 4 लेग्स पे ही चलते थे। ठीक है। चार, फिर उसके बाद जब नीचे वो धीरे धीरे जो है अब ग्रास लैंड्स जो थी उस टाइम पे ज्यादा होने लगी। तो हर जगह ग्रास लैंड ही था। तो अब हमारे प्राइमेट्स को, जो हमारे एंसेस्टर्स प्राइमेट्स हैं, उनको देखने के लिए वो 4 लेग्स के कारण वो दूर तक उनकी नजर नहीं जाती थी। वो धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रेन की डेवलपमेंट हुई। ठीक है। ब्रेन की कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी, जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रालोपिथेकस की, तो उसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी देखने को मिलती है? 400 से 500 क्यूबिक सेंटीमीटर क्रेनियल कैपेसिटी होती है। तो उसका पहले उसका फोरहेड ही नहीं होता था, वो रिसीडिंग फोरहेड होता था। सैजिटल क्रेस्ट उनमें प्रेजेंट था। मैंडिबल जो था वो बहुत बड़ा था। अपर जा जो थे वो बड़े हैवी थे, है ना। क्या टीथ जो थे वो बड़े हैवी थे, क्योंकि उस टाइम की जो डीड्स थी, क्योंकि फायर की जब डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो वो क्या करते थे, वो ड्वेल करते थे, वो किस पे ड्वेल करते थे, वो ट्रीज के ऊपर जो है वो डिवेल करते थे, वो ट्रीज के ऊपर डिवेल करते थे। और खाना क्या खाते थे? वो रॉ फूड्स जो है वो खाते थे। तो रॉ फूड्स वो खाते थे। तो अब कच्चे फूड खाने के लिए, मांस खाने के लिए, है ना, जो उनकी डाइट जो थी, वो डाइट भी कैसी थी? उनकी डाइट जो थी वो बड़ी हार्ड डाइट थी। तो हार्ड डाइट को च्यू करने के लिए, है ना, डाइजेस्ट करने के लिए उनको बड़े दांत की जरूरत पड़ी। उनको तो उसकी वजह से जो है डांस जो थे उनके हैवी हो गए, जास हैवी हो गए, इंसाइजर जो थी वो शार्प थी। ठीक है। तो इन चीजों का, जो इन चीजों से बॉडली फीचर्स भी
अडेप्टेशन से बॉडीली फीचर्स में चेंजेस होगी, बॉडीली फीचर्स चेंजेस होगी। फिर धीरे धीरे जब उसने मैन जो था, जब होमो इरेक्टस आया, पहले ऑस्ट्रालोपिथेकस था, ऑस्ट्रालोपिथेकस जो था वो कहते हैं कि उसके अंदर उसके जो फॉसिल जो रिमेन्स मिले, तो हमें पता चला कि ये प्लायो ये प्लायोप्लिस्टोसिन से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके अंदर एप्स की फीचर्स भी थे, और इसके अंदर आज के जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं उनके फीचर्स भी थे। अब एप्स के फीचर्स क्या थे, इसका ब्रेन जो था वो स्मॉल था, फेस इसका मैंडिबल्स जो था हैवी था, जास इसका हैवी थे, टीथ्स इसकी बड़ी थी, लार्ज चीज थी, है ना। तो ऑर्बिटल जो है ऑसिपिटल टॉरस जो इनमें प्रेजेंट था, है ना। तो हमने देखा सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस इनमें प्रोमिनेंट थे, ठीक है। तो अब लेकिन इनके अंदर ये बाइपेड था, तो ये दो टांगों पे चलता था, है ना। तो दो, क्योंकि ग्रास लैंड उस टाइम पे ज्यादा थी, तो दूर तक नजर रखने के लिए इनको ये इनकी जो अडेप्टेशन है वो इनका क्वाड्रूपेडलिज्म से ये क्या आ गए, बाइपेडलिज्म में आ गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन होगी, इनमें एवोल्यूशन होगी। उसके बाद फिर हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की हम बात करते हैं, है ना। तो हम हर एक कॉन्सेप्ट को हम बड़े डिटेल में मैंने वीडियोस में शेयर किया हुआ है ना। तो हम देखिए, अगर हम उसके बाद जब इंसान जो है ऑस्ट्रालोपिथेकस है, उसके बाद फिर उसके बाद होमो इरेक्टस आता है, जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो 750 से लेकर 1250 सीसी हो गई, ठीक है। तो ये जो था इसका होमो इरेक्टस की अगर हम बात करें, तो ये बाइपेड था, ठीक है, बाइपेड था। और हमने स्केलेटल रिमेन्स को स्टडी किया, है ना, बोन्स को स्टडी किया, है ना, ठीक है। तो जो उसका फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने स्टडी किया, जो स्केलेटल स्कल जो था जो हमें मिला उसको स्टडी किया, तो स्कल के बेसिस पे हमने ये बताया कि ये बाइपेड था, है ना। तो बाइपेडलिज्म इसमें था जरूरी, ठीक है, ठीक है। तो हम चलते ही रहे, हम आगे बढ़ते गए, है ना। तो उसके बाद अस्ट्रालोपिथिकस आया, उसके बाद होमो इरेक्टस आया। होमो इरेक्टस को हमने देखा, उसके हमने जो रिमेन्स हमें इसके जावा से मिले हैं, हमें रिमेन्स चाइना से मिले हैं, है ना। हमें रिमेन्स जो है हम बात करते हैं होमो इरेक्टस की, है ना। तो होमो इरेक्टस हमें जो यूरोप से मिला, उसको हम बोलते हैं हाइडलबर्ग जेनेसिस, होमो इरेक्टस हाइडलबर्ग जेनेसिस। और जर्मनी में वहाँ पे इनके फॉसिल रिमेन्स मिले। तो जो जावा में मिला, इंडोनेशिया में मिला, उसको हम जवानिकस बोलते हैं। और जो चाइना में मिला वो केव्स में, है ना, तो उसको हम बोलते हैं पैकिनेंसिस, ठीक है। तो हमने इनकी नेमिंग की, जो स्केलेटन्स हमें मिले, स्कल्स हमें मिले, बोन्स हमें मिली, तो हमने उनको स्टडी किया। तो हम जहाँ भी एग्जीबिशन होती थी, वहाँ से कुछ रिमेन्स मिलते थे हमारे एंसेस्टर्स के, तो हम उनको स्टडी करते थे, उनकी उसको डेटिंग करते थे उसकी, कि ये कितने हजार साल पुराना है, कितने लाख साल पुराना है, ये कैसा इसकी फीचर्स रहे होंगे, इसका ब्रेन कैसा रहा होगा, इसका स्केलेटन कैसा रहा होगा, ये बाइपेड था, ये क्वाड्रूपेड था। वो हम पूरा डिटेल में हम उसको स्टडी करते हैं, फिर हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि इसको किस में रखना है, इसको होमो इरेक्टस में रखना है, ऑस्ट्रालोपिथेकस में रखना है, या फिर इसको हमने उसके बाद हम बात करते हैं निएंडरथल्स की। जो निएंडरथल्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो फर्स्ट होमो था वो था होमो इरेक्टस। तो उसके बाद निएंडरथल्स भी हैं, इसमें हम निएंडरथल्स में हम पढ़ते हैं क्लासिकल टाइप, और हम पढ़ते हैं प्रोग्रेसिव, नहीं, हम बेसिकली जो ऑस्ट्रालोपिथेकस है उसके हमने क्लासिकल टाइप, हमने रोबस्टस फॉर्म भी देखी और स्मॉल फॉर्म भी देखी। तो इसमें हम बात करते हैं लॉ चैपले ऑक्सेंस की बात करते हैं, ठीक है। और जो क्लासिकल टाइप है, और उसके बाद जो प्रोग्रेसिव टाइप है, उसमें हम बात करते हैं होमो निएंडरथालेंसिस, ठीक है। तो हम जो क्लासिकल टाइप है ला चैपले एक्सचेंज, और दूसरा हमने जो पढ़ा, जो हमें ये मिला था हमें फ्रांस में, इसकी हमें मिली थी। तो हमने देखा कि हमें एग्जीबिशन हम करते हैं, फ्रांस पे हमें साइट्स मिली हैं, चाइना में हमें साइट्स मिली हैं, अफ्रीका में हमें बड़ी सारी साइट्स मिली हैं,
ठीक है। तो स्टालोपिथिकस के जो रिमेन्स थे वो हमें ईस्ट अफ्रीका में मिले, वो हमें साउथ अफ्रीका में मिले, हमें तंजानिया में मिले। तो हम देखें, हम स्टोन, बेसिकली स्टोन टूल्स जो है इसको भी हमने इंडस्ट्री के तौर पे डिवाइड किया हुआ है। हम स्टोन टूल्स के बारे में पढ़ते हैं, हमने इनकी इंडस्ट्रीज को हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको एलेबोरेट वे में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, इसको डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफिकेशन की हुई है। है ना इसकी। तो इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है। तो हम बात करते हैं, हम लुमेक्वियन इंडस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। हम उसको ओल्ड वन इंडस्ट्री की बात करते हैं। ओल्ड वन हम इंडस्ट्री बोलते हैं जहां ओल्ड वाई जॉर्ज में हमें जो टूल्स मिले उसको हम कैटेगराइज करते हैं ओल्ड वन स्टोन टूल इंडस्ट्री। उसके बाद एचुलियन स्टोन टूल इंडस्ट्री आती है, अबिविलियन स्टोन टूल इंडस्ट्री आती है। तो एचुलियन, सेंट एजुलियन एक जगह है फ्रांस में, सेंट एबिविलियन जगह है फ्रांस में, वहां से जो टूल्स मिले उनको हमने बताया कि ये कौन सी स्टोन टूल इंडस्ट्री थी। इसको हमने बताया ये एबिविलियन और एचुलियन स्टोन टूल इंडस्ट्री थी, ठीक है। तो ओल्ड वन हमने लोमेकिबियन बात की, है ना। हमने ओल्ड वन स्टोन टूल इंडस्ट्री की बात की, ठीक है। हमें एचुलियन स्टोन टूल इंडस्ट्री की बात की, हमने मोस्ट्रिगियन स्टोन टूल इंडस्ट्री की बात की, हमें हमने उसके बाद ओरिग्नेशियन स्टोन टूल इंडस्ट्री आई, ठीक है। मैगडालियन कल्चर आया, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टोन टूल इंडस्ट्री है। तो डिफरेंट इनमें जो तरीके होते थे स्टोन बनाने के वो अलग अलग तरीके होते थे। कहीं पे हम शुरुआत में हम जो कोर होता था स्टोन का उसको हम एज ए टूल इस्तेमाल करते थे, वो हंटिंग के लिए टूल्स का इस्तेमाल करता था, वो जानवर की हंटिंग करता था, वो गैदरिंग करता था। हार्ड जो फूड जो नट्स होते थे उसको वो खाता था, फ्रूट्स को खाता था, लीव्स को खाता था, प्लांट लीव्स को खाता था, रूट्स को खाता था, ठीक है। तो इन चीजों को वो खाया करता था। तो हम बात कर रहे थे, हमने देखा कि डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हमने इन चीज़ों को हमने डिटेल में हमने मैंने अपने वीडियोस में हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से मैंने डिटेल्ड वे में, लेबोरेटिव वे में, मैंने एनालिटिकल वे में मैंने थिंग्स जो है वो टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए हैं। ओके, तो इनके मैंने एग्जांपल्स भी कोट की हैं आपको। मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के को ध्यान में रखते हुए मैंने फॉसिल्स के बारे में भी आपको बताया है ना। तो और उनकी आपने डायग्राम्स बनानी है ज़रूर, है ना। डायग्राम्स बनाएंगे, आपको फ्लो चार्ट्स में आंसर लिखना है, डायग्राम्स, आप स्कल का डायग्राम जरूर बनाओ, आप स्केलेटन्स के डायग्राम जरूर बनाओ। अब जब आप फाइलोजेनेटिक स्टेटस की बात करते हैं तो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप बताओ कि पहले क्या आए, पहले कौन से फॉसिल्स आते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब एवोल्यूशन हुआ तो फिर वो कौन से फॉसिल्स आ गए, है ना। कुछ ऐसे फॉसिल्स थे जो कोई साइमल्टेनियसली रहे थे साथ साथ में, है ना। तो हमने लार्ज एप्ली एक्सचेंज की बात की, है ना। तो उसके बाद हमने बात करी, हमें इजराइल से एक फॉसिल रिमेन्स मिला था। तो नियांडरथल्स की बात हमने की। तो नियांडरथल्स क्या ऐसे किसी बोला जाता है कि क्या नियांडरथल्स ने मेट किया होगा होमो सैपियंस के साथ। जब होमोसैपियंस की बात आती है तो उसमें हम पढ़ते हैं, हमें क्रोमैग्नोन मिलता है, हमें इटली से फॉसिल रिमेन्स मिलते हैं, हमें फ्रांस से फॉसिल रिमेन्स मिलते हैं। दो हमें फ्रांस से मिले थे, हमें इटली से मिला था। तो होमोसैपियंस आते हैं। तो अभी इसके ऊपर भी डिबेट होती है ना, कि कौन सा फॉसिल जो है वो कहाँ पे आया। कोई कहने लगा कि ये फ्रांस से में ये हमारे एंसेस्टर्स की शुरुआत हुई, तो उसके बाद फिर ये यूरोप में स्प्रेड हो गए, फिर उसके बाद ये चले गए अफ्रीका में, चले एशिया में चले गए, ठीक है, यूरोप में चले गए। तो अब अलग अलग थ्योरीज है इसके ऊपर, ठीक है। कईयों ने कहा कि जो होमोसैपियंस हैं वो यहाँ पे जब हुए तो होमो इरेक्टस यहाँ के थे, वो होमो इरेक्टस पहला ऐसा स्पीसीज था क्योंकि वो दूर तक उसने डिस्टेंस को ट्रैवल किया, लंबी दूरी तक उसने डिस्टेंस को ट्रैवल किया, ठीक है। तो वो लंबे दूरी तक उसने ट्रैवल किया, तो वो चला गया, स्प्रेड हो गया। तो वहां पे जाके वो नए एनवायरनमेंट के साथ उसने अडेप्टेशन कर ली, वहाँ की वेजिटेशन के साथ उसने अडेप्टेशन कर ली, वहाँ के क्लाइमेट के साथ अडेप्टेशन कर ली, ठीक है। ये रिवर्स के किनारे रहते थे, लेक्स के किनारे रहते थे, क्योंकि वहाँ पे जानवर आते थे अपना पानी के लिए, तो उनका ये शिकार करते थे, है ना। तो हमने देखा कि किस तरह से जो है क्रिमिनल कैपेसिटी जो फिर बाद में जाके 1250 से लेकर 1750 सीसी हो गई होमो सैपियंस की, ठीक है। नियांडरथल्स की भी जो थी वो भी हम बात करते हैं
1000 से 1650 सीसी क्रेनल कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो नियांडरथल्स की बात हम करें, होमो सेपियंस की बात करें, तो कहते हैं कि इन्होंने आपस में बेटिक भी इनकी हुई होगी, पक्का हुई होगी। तो आज की जो यूरोपियन पॉपुलेशन है उनमें नियांडरथल्स के आपको जीन्स मिलते हैं, वहाँ पे 4% जीन्स नियांडरथल्स के मिलते हैं। ठीक है, तो डेनिस ओवन्स हम की बात करते हैं, होमो हैबिलिस की बात करते हैं, है ना। जो होमो हैबिलिस की बात करते हैं, हैंडीमैन था। तो मैरी लिकी, लुइस लिकी, है ना, डॉक्टर ओटो, यूजीन डुबियस, तो ये सारे पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, पैलियोंटोलॉजिस्ट थे। इन्होंने फॉसिल्स की डिस्कवरी की। मीव लिकी, मैरी लिकी, ठीक है। बात करते हैं, आगे हम चलते हैं। तो हम उसके बाद जब हम एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज की हम बात करेंगे, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, तो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज जो है थ्योरीज बनाई जाती हैं एंथ्रोपोलॉजी को एक ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट बनाने के लिए। बड़े सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। जब हम बात करते हैं ईबी टायलर की, जेम्स फ्रेजर की, है ना, तो इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी की फाउंडेशन लेआउट की। ठीक है, तो इन्होंने फ्रांस बोआस हो गए, है ना, फिर WHR रिवर्स हो गए, फिर हम बात करते हैं एबी टाइलर, जेम्स फ्रेजर। ओके, तो उसके बाद LH मॉर्गन जो थे, LH मॉर्गन जो थे अमेरिकन के, तो वो क्या करते थे, ठीक है, जो ब्रिटिश के जो डिफरेंट जो क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट थे, ईबी टाइलर हो गए, जेम्स फ्रेजर हो गया, LH मॉर्गन हो गया, तो ये इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में थ्योरीज दी, अलग अलग थ्योरीज दी। उसके बाद हम बात करते हैं बड़े सारे आए, फिर जर्मन के थे कुछ, जे बेचोफन, इन्होंने भी कंट्रीब्यूशन की। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं वीडी गॉर्डन चाइल्ड की, इन्होंने न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का टर्म दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं जूलियन स्टीवार्ट की, ठीक है, लेस्ले वाइट हो गए, जूलियन स्टीवार्ट हो गए, लेस्ले वाइट हो गए, ठीक है। तो सालिन हो गए, सर्विस हो गए, तो इन्होंने जो है डिफरेंट डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज दी। इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करने की कोशिश की, कल्चर्स को स्टडी करने की कोशिश की, सोसाइटी को स्टडी करने की कोशिश की, है ना। तो ये सारा जो सोशल कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको स्टडी करने की कोशिश की, सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी करने की कोशिश की, सोसाइटी के डिफरेंट फंक्शंस को स्टडी करने की कोशिश की, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए, कल्चर के बारे में इन्होंने देखा। तो ये सारे नाम जो मैं बता रहा हूँ, इन्होंने अलग अलग फील्ड में कंट्रीब्यूशन की, अलग अलग थ्योरीज इन्होंने दी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रांस बोआस आ गए, इन्होंने हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म के ऊपर बात की, है ना। उसके बाद फिर आगे हम जे मैंने बताया ना आपको, जो ईबी टाइलर हो गए, LH मॉर्गन हो गए, या फिर ये जेम्स फ्रेजर हो गए, जे बेचोफन हो गए, तो ये क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म इन्होंने थ्योरी दी। ठीक है, इन्होंने क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म पे काम किया, इन्होंने थ्योरीज दी, इनको कल्चर को स्टडी किया, इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया इन्होंने डिफरेंट तरीके से। उसके बाद फिर न्यू एवोल्यूशनिज्म आए, तो उन्होंने जो, क्योंकि पुरानी थ्योरीज का क्रिटिसिज्म हुआ, उसको, उसके अंदर जो खामियां थी उसको हाईलाइट किया, तो एक नए पर्सपेक्टिव के साथ थ्योरीज को दिया गया, है ना। लिटरेचर की बिल्डिंग की गई, है ना, तो लिटरेचर को रिव्यू किया गया, है ना। तो डिफरेंट मेथोडोलॉजीज को अडॉप्ट करते हैं ये, ओरल इंटरव्यूज करते हैं, है ना। तो ये जब बात करते हैं हमने जो है फिर उसके बाद न्यू एवोल्यूशनिज्म में BD गॉर्डन चाइल्ड आए, है ना, जूलियन स्टीवार्ट आए, लेस्ले वाइट आए, सालिन एंड सर्विस आए, है ना। उसके बाद हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, डिफ्यूजनिस्ट लोग आए, इन्होंने डिफ्यूजनिज्म में अलग से थ्योरी दे दी, है ना। इन्होंने कहा इसमें कौन कौन थे, WHR रिवर्स थे, GE स्मिथ्स थे, तो ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म था, जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म था, अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म था। तो ब्रिटिश में आ गए रिवर्स थे, फिर GE स्मिथ थे, WJ पैरी थे, जर्मन के स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म थे, अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म थे। इसमें फ्रांस बॉस आ गए, AL क्रोबर आ गए, और क्लार्क विस्लर आ गए। फ्रांस बॉस, AL क्रोबर, और क्लार्क विजलर। ठीक है, तो हम देखते हैं एवोल्यूशनिज्म ने अपने क्या काम किया।
एवोल्यूशनिज्म ने क्या थ्योरी दी, हम इसका कंपैरिजन भी करते हैं, है ना। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में हम फंक्शनलिज्म आते हैं। मैलिनोस्की ने फैलन फंक्शनलिज्म पे काम किया। जो रेडक्लिफ ब्राउन है उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे काम किया। और जो एडमंड ली, जो लेवी स्ट्रॉस हैं, उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म पे काम किया। ठीक है, तो स्ट्रक्चरलिज्म पे काम किया। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर्स की।